Hello students, good evening all of you. Recording in progress. मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप लोग? मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। चलिए, केमिकल बॉन्डिंग हम लोगों ने स्टार्ट ही किया था पिछले लेक्चर में। कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे ज़्यादा, तो हम लोग 10 क्वेश्चंस कर पाए थे। 10th क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एन आयनिक कंपाउंड। एक आयनिक कंपाउंड के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? आयनिक कंपाउंड मतलब ऐसा कंपाउंड जो किससे बना हो बेटा? आयनिक कंपाउंड एक, हाँ, मतलब मेटल नॉन मेटल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्लस और माइनस। कोई ऐसा कंपाउंड जो आयन से मिलकर बना हो तो आयनिक कंपाउंड होगा। ठीक, इन्होंने पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एन आयनिक कंपाउंड। हायर द टेम्परेचर लेस द सॉल्युबिलिटी। सही है। अगर किसी भी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी आप देखेंगे तो 99% केसेस में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। समझ रहे हैं? हाँ, गैसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे इन्वर्सली डिपेंड करती है। इसलिए जितने कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं उनमें गैसेस जो डिजॉल्व रहती हैं उनको जब कभी भी पीना होता है तो हमेशा लो टेम्परेचर पे पीते हैं, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर लो करेंगे तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर क्या होती है? इंक्रीज होती है। और जबकि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है अगर टेम्परेचर कम करेंगे। तो इन्होंने कहा टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है सॉलिड के लिए? नहीं, गलत बात। हाई द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट मोर द सॉल्युबिलिटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी सॉल्वेंट की वो प्रॉपर्टी होती है जो कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को परमिट करती है अपने अंदर। आप ऐसे समझ लीजिए, किसी भी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट उतने ज्यादा डिसॉल्व हो सकेंगे। समझ पा रहे हैं? तो आप कह सकते हैं, अच्छा वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? किसी को आइडिया है? 80 होता है। मैंने बताया था वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, इसलिए उसमें बहुत सारे सॉल्वेंट, उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, उसमें बहुत सारे सॉल्यूट डिसॉल्व किए जाते हैं। ठीक। तीसरी बात, लोअर द टेम्परेचर मोर द सॉल्युबिलिटी। फिर वही बात लिखी गलत। बोथ ए एंड बी, ये भी नहीं सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन। हाई द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये पढ़िए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा आसानी से हो भी जाता है। बोर्ड इस टाइप से, हाँ, बोर्ड में इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल से। द मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया होना चाहिए। अमोनिया, इसका स्ट्रक्चर कैसे है? एक इधर एक इधर एक इधर, यहाँ पे लॉन पेयर। ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड कुछ है? नहीं है, तो मल्टीपल बॉन्ड का मतलब ही नहीं। मीथेन क्या होता है? मीथेन में CH4 फार्मूला होता है, CH4, ये है NH3। तो अगर इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो डबल बॉन्ड का कोई भी मसला ही नहीं है। वाटर में भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है। नाइट्रोजन जो होता है N2, इसमें नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। समझ पा रहे हैं? हाँ, 1 2 3। तो इसमें क्या पूछा है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड किसमें है? नाइट्रोजन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। क्या, अच्छा नॉट छूट गया, आप ये ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसी चीजें इन्होंने ये पूछा है कि कौन सी टिपिकल प्रॉपर्टी नहीं है। ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस में होता है कि जैसे कहीं पर नाट छूट जाता है तो उसमें हम करेक्ट प्रॉपर्टी ढूंढने लगते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ऐसा भी मिलता है। तो उसमें 4 में से एक कोई नॉट करेक्ट होगा, और जो नॉट करेक्ट होगा वो 3rd या 4th नंबर पे होगा। पहला करेक्ट होगा, दूसरा भी करेक्ट होगा। तो पढ़ते टाइम पहला ऑप्शन पढ़ा, करेक्ट मिला, हमने उसी को टिक कर दिया कि क्वेश्चन हो गया हमारा। बड़ी खुशी हुई दिल में कि जो पूछा था तुरंत पता चल गया। तो नॉट करेक्ट, इस चीज का ध्यान रखें। इनकरेक्ट है तो उसको भी बहुत केयरफुली पढ़िएगा।
हाई मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है या नहीं है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो आयनिक कंपाउंड में जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, तो ये प्रॉपर्टी है, सही बात है। फिर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन एंड इन द एक्वस सॉल्यूशन स्टेट, सही बात है, करेक्ट है। तो आयनिक कंपाउंड कभी भी सॉलिड स्टेट में कंडक्टर नहीं होते, क्यों नहीं होते भैया? सॉलिड स्टेट में आयंस नहीं होते। क्यों नहीं? फ्री आयंस नहीं होते। हाँ, मतलब ये नहीं कि आयंस नहीं होते, फ्री आयंस नहीं होते। सॉलिड के अंदर फ्री आयंस नहीं होते, सारे आयंस जो प्लस माइनस हैं, प्लस माइनस जो होते हैं वो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं। अगर वो मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा नहीं, ठीक। फिर उसके बाद दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन मीथेन, सही बात है, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मीथेन में सॉल्युबल हो, वाटर में इनसॉल्युबल हो, आयनिक कंपाउंड नहीं। आयनिक कंपाउंड जो होंगे, यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और सवाल के अकॉर्डिंग यही करेक्ट है, समझ पा रहे हैं? उन्होंने इन चारों में से क्या पूछा था? इनकरेक्ट वाला पूछा था। जो इनकरेक्ट होगा उसको आप क्या कहेंगे? सही। आपके इन चारों में से आप उसे चूज करेंगे, ठीक। लास्ट पूछा था दे एग्जिस्ट एज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इवन इन द सॉलिड स्टेट, सही बात है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो। अगर सॉलिड स्टेट में होंगे अटैच तो तभी रहेंगे जब वो चार्ज कंडीशन में होंगे, है ना। तो ये बात, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बताइए। रिवीजन हो रहा है आपका उसी टाइप के क्वेश्चन से, बताइए। इट इज इजिली वेपोराइज्ड, सही है। जो अभी देख रहा हूं मैं, जो सब्सटेंस इजिली वेपोराइज्ड हो जाते हैं उनको कहते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस। क्या कहा जाता है? वोलेटाइल सब्सटेंस। आयनिक कंपाउंड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स से अटैच रहते हैं, इसलिए वो इजिली वेपोराइज नहीं हो सकते। तो पहली बात तो हो गई गलत। दूसरी बात, इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये बात सही है ना। आयनिक कंपाउंड में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों हाई होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये आयंस में ब्रेक होते हैं अपने आप, ठीक है। फिर कहते हैं इट ऑफन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, सही बात है। सॉलिड जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो मतलब कह सकते हैं 100% जितने अभी तक पता है मैक्सिमम आप कह सकते हैं, कोई एक्सेप्शनल भले ही केस हो, नहीं तो आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं। जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनकी तीनों स्टेट्स होती हैं, वो लिक्विड भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं और गैस भी होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, among the following compound identify the compound that has all the three bonds। ऐसा, हाँ, अमोनियम क्लोराइड होगा। स्ट्रक्चर बना बना के देखेंगे, ठीक। इन्होंने कहा अमोनिया, अमोनिया में कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? सिंपल कोवेलेंट होगा, तो हम उसका स्ट्रक्चर बना चुके हैं, नहीं बना रहे दोबारा से, ठीक। अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं क्योंकि ये आपका आंसर है, तो इसके बारे में हमको जान लेना चाहिए। देखते हैं, ये रहा नाइट्रोजन, इससे इधर क्या है? हाइड्रोजन, इधर क्या है? हाइड्रोजन, इधर क्या है? हाइड्रोजन। यहां पे इसके पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। ये रहा H+, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या कहेंगे? लुईस एसिड। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको क्या कहा जाता है? लुईस एसिड। और ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसका ऑक्टेट पूरा हो चुका हो, ऑक्टेट का आइडिया है सबको? यस। हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की जो टेंडेंसी है वो बॉन्ड बनाने के लिए मजबूर करती है, समझ पा रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं उनकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बोलिए, तो हर एलिमेंट चाहे आयनिक बॉन्ड बना रहा हो, चाहे कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा हो, चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हो, उसका जो रीजन होता है मेन, वो क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट करना। हाँ, हाइड्रोजन जो होता है वो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, ठीक।
तो इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है। देखिए इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और 1 इधर से शेयर किया 6, 1 इधर से शेयर किया 7, 1 इधर से शेयर किया 8 पूरे हो चुके हैं। ठीक, 8 पूरे हो चुके हैं। इसके पास डुप्लेट की कमी है तो ये इसकी तरफ क्या कर देगा, कोऑर्डिनेट कर देगा। बोलिए, ये हो गया आपके NH4 का स्ट्रक्चर। इसके ऊपर नेट चार्ज क्या है, प्लस, और जो Cl है उसके ऊपर क्या चार्ज है, माइनस। तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, आयनिक। NH4 प्लस, जो NH4 प्लस है और जो Cl माइनस है, इनके बीच बॉन्ड कैसा हो जाएगा, आयनिक। चुप, बोलिए। अच्छा, ये वाला बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड है, आयनिक। और ये वाला बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, और ये वाला बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम होता है डेटिव बॉन्ड, वो उसका सिनोनिम है, कहीं कहीं बुक में लिखा होता है। तो NH4Cl में ऑल 3 टाइप्स के बॉन्ड प्रेजेंट हैं। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, कोई बताए। सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na+ और OH-, 2 टाइप के बॉन्ड होंगे, है ना, 2 टाइप्स बॉन्डिंग। O और हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कोवेलेंट होगा और OH और Na के बीच कैसा बॉन्ड होगा, आयनिक होगा। तो इसमें 2 टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक, क्या कह रहे हैं बेटा, कोऑर्डिनेट नहीं होगा। हाँ, कोऑर्डिनेट नहीं होगा। कैल्शियम क्लोराइड में कैसा बॉन्ड होगा, आयनिक होगा। हाँ, ठीक। हम आपसे इसी क्वेश्चन को चेंज करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ओनली कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड्स, कौन सा ऐसा कंपाउंड है, अमोनिया। हाँ, हम इसी में आपसे सवाल पूछें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव ओनली आयनिक बॉन्ड, कैल्शियम क्लोराइड। समझ पा रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है। कोई डाउट है किसी के मन में, हाँ, तो कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलो 15 बताओ, द नंबर ऑफ लॉन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स, जो आपके जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है SnCl2, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर आपको बताने हैं। बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको पहले से मैं बता चुका हूँ। बोलो, क्या आएगा, 0,3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, सर 1,2। 1,2। और कोई कुछ बताना चाह रहा है, चलिए देखते हैं। Sn के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन के जस्ट नीचे प्रेजेंट है, कार्बन के जस्ट नीचे प्रेजेंट है। आप समझिए, बोरॉन 13 है, 1 हटा दीजिए, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने ही होंगे। कार्बन 14 है, 1 को रिमूव कर दीजिए, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। नाइट्रोजन 15th ग्रुप है, 1 हटा दीजिए, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। ऑक्सीजन 16th ग्रुप है, 1 हटा दीजिए, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। ऐसे ही आपका जो हैलोजन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7। उस ग्रुप में जितने नीचे तक एलिमेंट होंगे सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे जितने ऊपर वाले के हैं, सबके। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में डिफरेंस होता है कि नहीं होता, Yes sir, डिफरेंस होता है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट हैं। वो सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं। तो अलग अलग बात है। अब देखिए, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, और इसने बॉन्ड कितने बनाए, 2। नंबर ऑफ बॉन्ड जो होते हैं वो बॉन्ड पेयर के बराबर आते हैं, तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 2। और वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करता हो उसे क्या कहा जाता है, लॉन पेयर। तो इसमें पहले क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ लॉन पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर कितना है, 1, और बॉन्ड पेयर कितना है, 2। तो इसमें सी ऑप्शन होगा, ठीक है। अच्छा, डी क्यों नहीं होगा, because sequence is there ना, number of lone pair and that one. नहीं, 2, 1 हो सकता है ऑप्शन। तो से sequence is important. हाँ, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। लॉन पेयर पहले दिया है तो पहले लॉन पेयर का नंबर बताना है, फिर बॉन्ड पेयर का नंबर बताना है, ठीक। चलिए, सर तब भी सर ये SnCl2 स्टेबल कहाँ हुआ, स्टेबल नहीं हुआ, क्यों,
ऑक्टेट पूरा नहीं है। हाँ सर, ऑक्टेट कहाँ पूरा हुआ? अच्छा, एक चीज आगे आएगी, फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल। फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल, उसमें यह बताया जाएगा कि कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन फिर भी स्टेबल हैं, कुछ कम वाले हैं और कुछ ज़्यादा वाले हैं। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपकी बार टेस्ट में, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल, उसमें कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल था जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हो जाते हैं। तो जैसे हम आपसे कहें BCl3, तो बोरान के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। BCl3 की बात कर रहे हैं, और एक इधर से शेयर किया, एक इधर से शेयर किया और एक इधर से शेयर किया। अब बताइए इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 हुए। ऑक्टेट तो नहीं पूरा है लेकिन फिर भी स्टेबल है या नहीं है? सर ये एक्सपेंशन कहाँ हुआ? अच्छा, एक्सपेंशन की बात करें तो हम कह रहे हैं SF6 या PCl5। PCl5 की बात कर लें, फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। तो 1 इधर Cl से शेयर हुआ, 6 हो गए। 1 इधर Cl से शेयर हुआ, 7 हो गए। 1 इधर Cl से शेयर हुआ, 8 हो गए। 1 इधर Cl से शेयर हुआ, 9 हो, कितने हो गए? 9। और 1 इधर शेयर हुआ, कितने हो गए? 10। फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। क्या ये स्टेबल नहीं है? सर PCl3 करके सर 2 लोन पेयर भी तो छोड़ सकता था फास्फोरस। हाँ, तो फास्फोरस जो है, के साथ क्यों किया सर? फास्फोरस जो है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, वो 3 भी शो कर सकता है और 5 भी शो करता है। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक नई थ्योरी दी गई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ऑक्टेट रूल ये कहता था कि एलिमेंट बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है नहीं, ऑक्टेट वाली बात अपनी जगह है लेकिन कोई भी एलिमेंट उतने नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है जितने कि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो फास्फोरस एक्साइटेड स्टेट में अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड हैं उनको 3 से 5 कर लेता है, तो इसके ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? 5। हाँ, 5 इसके अपने और 5 इसने शेयर किए, तो ओवरऑल कितने हो जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 8 से ऊपर हुए या नहीं हुए? यस। तो ये एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हुआ या नहीं हुआ? कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर अच्छा ये मैंने स्ट्रक्चर की बात की है, ये वर्ड नहीं यूज किया था एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। अभी आप बात करें SF6 की, तो बताइए सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। सल्फर ऑक्सीजन के नीचे प्रेजेंट है। 1 इधर से शेयर किया, 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 1 इधर से शेयर किया। टोटल सल्फर के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12। हम बात किसकी कर रहे थे? ऑक्टेट की। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हुआ या नहीं हुआ? तो ये उससे आगे चला गया। IF7 की बात करें तो आयोडीन के अपने इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7, और 7 शेयर करता है, कितने हो गए? 14। हुआ ना ऑक्टेट एक्सपेंशन? सर ऐसे तो सर हम H2O में भी कर सकते हैं सर। H2O में H2 ऑक्सीजन, पेयर करते हैं सर, उनके साथ ही हम एक्सपेंशन कर सकते हैं चाहे तो। वाटर एक लॉन पेयर सिर्फ डोनेट करता है, वो तब जब वो किसी भी मॉलिक्यूल को एक ऑक्सीजन एक लॉन पेयर डोनेट कर रहा होगा, जैसे कि हाइड्रोनियम आयन। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ये बात सही है, लेकिन ऑक्सीजन के पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कि ये अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ा सके। इसलिए जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं वो अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। जो फोर्थ पीरियड के थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं ताकि वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए उनकी वैलेंसी जो है वो एक्सपेंड हो जाती है टाइम के साथ। ऑक्सीजन की वैलेंसी कभी आपने 6 नहीं देखी होगी, किसी ने देखी हो तो मुझे बताए। जब हाँ जब देखना तो मुझे बताना कॉल करके, ठीक। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16। द मॉलिक्यूल विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट इज, ऐसा मॉलिक्यूल जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बताओ कौन सा। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, अभी तो समझाया इसका वो। यस सर। ये आपका हाँ, यही तो मॉलिक्यूल है, वो हो गया बाई चांस
अगले क्वेश्चन का सलूशन पिछले पेज पे दे दिया। इसके अपने 3 बोरान के और 3 इसने क्या किए, शेयर किए, तो टोटल कितने हुए 6। और यही तो पूछा गया है, किसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। अच्छा बाकी का पूरा है, चेक कर लेते हैं। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, और 2 इधर से शेयर किए, 2 इधर से शेयर किए, मतलब 8 हो गए। 8 हो गए। Si सिलिकॉन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, और 4 शेयर करेंगे। 4 शेयर करेगा, कितने हो जाएंगे 8। H2O में भी पूरा हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, बाकी सबका ऑक्टेट पूरा है, केवल जो आपका BF3 है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल इज। मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक चीज बताई थी कि हाइड्रोजन के लिए जब हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो किससे, फोन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इनसे जब कभी भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होगी व्हेन हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल। ठीक, बोलिए। तो अब देखिए इन तीनों में बताइए किसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है ऑक्सीजन से। इसमें डायरेक्टली अटैच होगा, H2O में भी है और CH3 इसमें भी है। अच्छा इसमें भी डायरेक्टली अटैच्ड है और इसमें भी डायरेक्टली अटैच्ड है। फर्स्ट में नहीं है, फर्स्ट में नहीं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसको ईथर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, ईथर। ये ईथर है, इसमें ऑक्सीजन डायरेक्ट, जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन प्रेजेंट जरूर है लेकिन हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो सिर्फ तब होगी जब हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड मिले किससे, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से या फ्लोरीन से। समझ रहे हैं? तो इन 3 केसेस में हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच्ड है, चौथे केस में डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। समझ पाए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल। बोलो। SF6। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इस इन ऑप्शन में देख के बता। हाँ ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव कंप्लीट ऑक्टेट। H2। तीनों ऑप्शन ऐसे हैं कि 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसे ऑप्शन बनाए हैं कि तीनों का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और पिछले रिवाइज भी हो जाए। ऐसा कौन सा है जिसका ऑक्टेट पूरा है, तो वाटर। ऐसा कौन सा है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो BF3। ऐसा कौन सा है जिसका ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंशन का मतलब जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो गए, कौन, SF6। ठीक, फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ लुईस एसिड एंड लुईस बेस। लुईस एसिड किसको कहते हैं, जिसका अपना ऑक्टेट पूरा ना हो। समझ रहे हैं? उसको जरूरत होती है लॉन पेयर की, ठीक है। और लुईस बेस वो होता है जिसका ऑक्टेट पूरा हो चुका हो, उसके पास कम से कम एक लॉन पेयर प्रेजेंट हो। ओके, इसमें ये लुईस, हाँ ये लुईस बेस तो है लेकिन ये लुईस एसिड नहीं है। ठीक, अच्छा ये बात सही है। ये BF3 क्या है, लुईस एसिड। ये लॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है और NH3 लॉन पेयर डोनेट कर सकता है। बोलिए, तो ये दोनों पेयर हो जाएंगे। वाटर और NH3 में दोनों लुईस बेस हैं, एसिड नहीं है। समझ पा रहे हैं? बोलिए। अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन और बन सकता है, विच एक सेकंड, इसी में एक क्वेश्चन ये बन सकता है, चलो लिखते नहीं वैसे पूछ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। बोलो।
इन मॉलिक्यूल, एम्फोटेरिक समझते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एसिड जो हाँ शोइंग जो H+ दे भी सके और ले भी सके। H2 और NH सर H2O and NH3 हाँ ठीक है, कैसे? H2O जो होता है वो जब H+ देता है तो H+ प्लस OH-, तो अब ये कैसा हो जाएगा? एसिड जैसा। ये H+ ले भी सकता है और कन्वर्ट हो जाता है H3O+ में, तब सिर्फ बेस होगा। हाइड्रोनियम। समझ रहे हैं? तो ये ले भी सकता है और दे भी सकता है, तो ये एम्फोटेरिक है। यही हाल NH3 का भी है। बोलिए, ये इधर आते टाइम कैसा नेचर शो करेगा? बेसिक। बोलिए, इसी की बात कर रहे हैं। अगर उधर की तरफ जा रहा है तो H+ दे रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, ऐसा सब्सटेंस जो H+ दे रहा हो तो क्या कहेंगे? एसिड, और जो ले रहा हो तो बेस। NH3 का भी यही हाल होता है, दे भी सकता है और ले भी सकता है, तो ये एम्फोटेरिक होता है नेचर में। हाँ, देने के बाद क्या बनेगा सर? क्या चीज? NH3 अगर दे देगा तो क्या बनेगा? तो बनेगा H+ और NH2-। ओके। ठीक, चलिए बताइए। द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स अकर्स बिकॉज दे वांट, क्या चाहते हैं वो? इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। तो अटेन इनर्ट गैस। हाँ, अच्छा, ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट कहाँ से डेवलप हुआ होगा? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से, है ना? ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से डेवलप हुआ होगा, क्योंकि सारी इनर्ट गैसेस में हीलियम को छोड़कर सारी इनर्ट गैसेस में देखा जाता है कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से उनकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से ये कहा गया जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है वो मेन रीजन रहता है ऑक्टेट का। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। टू डिक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, कोई मतलब ही नहीं इसका। टू अटेन एन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, बात सही है। टू इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, कोई जरूरी नहीं, कई बार इंक्रीज भी करता है और कई बार डिक्रीज भी करता है। याद है, आयनिक बॉन्ड बनाते टाइम मेटल अपने आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डिक्रीज करता है, और नॉन मेटल इंक्रीज करता है, तो एक तरफा बात सही नहीं है। फिर कहते हैं टू अटेन 18 इलेक्ट्रॉन का क्या कॉन्सेप्ट? कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फिर कहते हैं मोस्ट आयनिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग, आयनिक कैरेक्टर जो होता है, आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल उतना ज्यादा क्या होगा? मॉलिक्यूल उतना ज्यादा आयनिक होगा। बोलिए, मॉलिक्यूल उतना ज्यादा आयनिक होगा। यहाँ क्या रहेगा? Na+ और F-, ये आयनिक बॉन्ड है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, FCl, Br और I, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.5, और सोडियम की पता कितनी होती है? बोलो, कोई किसी को पता है? 0.9। डिफरेंस निकाल लो। फ्लोरीन में कितना डिफरेंस आएगा? 3.1 का डिफरेंस आएगा, ये सबसे ज्यादा आयनिक होगा। ओके, अगर पूछा जाए डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, तो डिफरेंस निकालते जाओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा? NaF, उससे कम, फिर उससे कम कौन होगा? NaCl, फिर उससे कम कौन होगा? NaBr, फिर उससे कम कौन होगा? NaI। समझ रहे हैं? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा आयनिक कैरेक्टर का। जितना ज्यादा कैटायन और एनायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस मिलेगा, मेटल और नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में जितना ज्यादा डिफरेंस मिलेगा, मॉलिक्यूल उतना ज्यादा क्या होता जाएगा? बोलिए, आयनिक होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा? सोडियम फ्लोराइड। समझ पाए? यस। ओके, कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाईली आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू, सोचना पड़ेगा आपको, बताएं। हाईली आयनिक कंपाउंड किन एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं? आप आइडिया लगाइए और मुझे बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। A option 1A 7 1A group and 7th A group।
हाँ ठीक है, सही है। लिथियम, लीना, करब, सल्फर, ये पहला है फर्स्ट ग्रुप। ठीक ठीक, फिर उसके बाद ये है FClBrI, ये 7th ग्रुप है। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। और ये ग्रुप जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप है, ये मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप है। तो इनके बीच जो बॉन्ड होगा वो मोस्ट आयनिक होगा, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ पा रहे हैं? बोलिए। Yes. अब आपसे अगर मान लो पूछ लें कि सबसे लेस आयनिक किस वाले ऑप्शन में होगा? सर डी ऑप्शन, ओ ग्रुप एंड 7th ग्रुप, है ना? सही है। जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे कम होगा वहां पे लेस आयनिक होगा, सीधी सी बात है। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। The hydrogen ion H plus accept one lone pair of electrons from oxygen atom of the molecule of water to form stable electronic configuration of noble gas helium forms। कौन सा बॉन्ड बनाता है? डेटिव बॉन्ड। हाँ डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड, डेटिव का दूसरा नाम क्या होता है? कोऑर्डिनेट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका सिनोनिम लिखा था, इसका दूसरा नाम है ये डेटिव बॉन्ड, या इसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। ठीक। अच्छा एक बात बताऊं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, शेयरिंग से बनता है, बस वन वे शेयरिंग होती है, बस इतना अंतर होता है। ठीक। जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही एटम के होते हैं दोनों, तो लेकिन ये है कि इसी वन वे शेयरिंग की वजह से उसका नाम जो है वो डिफर कर गया, इसीलिए उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। आयनिक का कोई मतलब नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड होता नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन इज, बताइए कैसा प्रोसेस है? एनर्जी। हाँ ठीक, बॉन्ड बनते टाइम हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, और अगर किसी बॉन्ड को ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो उसके लिए आपको हमेशा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस होगा? ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। एक बात और बताऊं, जितना मजबूत बॉन्ड बनेगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। ओके? Yes. आप जानते हैं स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, समझ रहे हैं? अगर कोई बॉन्ड बनते टाइम ज्यादा एनर्जी निकल रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस बॉन्ड की स्टेबिलिटी और ज्यादा होगी। बोलिए। Yes. चलिए, कोई बॉन्ड की 4 एनर्जी दे रखी हूं, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 4 बॉन्ड एनर्जी दे रखी हूं, और पूछा जाए कि कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा, तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक। चलिए, समटाइम्स एक्सोथर्मिक, समटाइम एंडोथर्मिक, कोई मतलब नहीं, नाइदर एक्सोथर्मिक, ये तो बेकार की ही बात है। फिर आगे देखते हैं, विच इनर्ट गैस? Helium. ये सब जानते हैं ना, हीलियम पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, हीलियम। बाकी सारी इनर्ट गैसेस कैसा कॉन्फ़िगरेशन रखती हैं? Octet. ऑक्टेट। बाकी सारी ऑक्टेट रखती हैं। अच्छा, इसमें पूछा जाए कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आपको पता है, ब्लॉक के बारे में आइडिया है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, कुछ आइडिया है? नो सर, नो सर। इलेक्ट्रॉनिक का नहीं पढ़ा अभी हम लोगों ने। एसपीडीएफ नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा सर। अरे मैं 1 मिनट में पढ़ा देता हूं। ऐसे पढ़ा दी। देखिए इधर, जो पहली 2 लाइन के ग्रुप हैं, जो पहली 2 फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है? और जो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में 13th ग्रुप से लेकर और 18th ग्रुप तक, 18th ग्रुप तक ये पूरा पी ब्लॉक है। अभी क्राइटेरिया भी बता दूंगा। ये पूरा पी ब्लॉक है। जो ये नीचे की बिल्डिंग है मिडिल में, ये वाला, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, और इन्हीं को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट।
एलिमेंट। ठीक, अच्छा, जो नीचे की दो लाइन है इनको कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट, या इनका दूसरा नाम होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट या रेयर अर्थ मेटल इन्हीं को कहा जाता है। अब एक बात समझिए, ये आया कैसे होगा? एसपीडीएफ के बारे में कुछ आइडिया है आपको? नहीं सबसेल के बारे में आइडिया नहीं है? नहीं सर। अच्छा, सबसेल का मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, जैसे इसका लिखा जाता है 2,8, तो ये सेल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया। लेकिन अगर सबसेल की बात करें तो पहली सेल के पास सिर्फ एस सबसेल होता है और दूसरी सेल के पास एस भी होता है और पी भी होता है। ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा, समझ पा रहे हैं? अच्छा, हम बात करें आर्गन की, तो आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,8,8। सर नियॉन में 1:2 2p4 होगा। नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है नियॉन का। 10 नंबर है ना उसका, कंफ्यूज क्यों है? बोलिए। तो इस जो ये 1:2 2p लिखा है, ये एक्चुअल में सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जो शेल होते हैं उनके अंदर सबसेल पाए जाते हैं, और एस पी डी एफ ये 4 टाइप के सबसेल हैं जो आपको पढ़ने रहते हैं। ठीक है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम लास्ट इलेक्ट्रॉन, उस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में एंटर करता है, एस में एंटर कर रहा होगा तो एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा। जैसे ये वाले जो पहली दो लाइन है, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर करता है, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। इनका सबका पी सबसेल में एंटर करता है तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। मिडिल वाले जितने हैं उनके डी सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। और जो लास्ट नीचे पीरियोडिक टेबल में 2 लाइंस दे रखी हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में एंटर करता है तो वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। समझ पा रहे हैं? यही 4 ब्लॉक डिसाइड किए गए हैं। समझ आया? यस। ठीक, अगर थोड़ा सा ये कॉन्फ़िगरेशन वाला सिस्टम अगर किसी को नहीं समझ आया है तो मैं किसी दिन अलग से क्लास ले लूँगा। हालांकि मैंने ये क्लास ले रखी है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आप चाहें तो वीडियो है, आप लिंक पे जाके देख सकते हैं। ठीक, तो उसमें एसपीडीएफ मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो पहला मैंने रिकॉर्ड किया था एनटीएससी के लिए चैप्टर, उसमें एसपीडीएफ काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। आप जाएँ चैनल पर और उस पर आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक, एक बार देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। इन NaCl क्रिस्टल कैटायन एंड एनायंस हेल्ड टुगेदर बाई, ये तो बता देंगे सब। Electrostatic forces. हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू? केवल इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू नहीं, न्यूक्लियर फोर्सेस, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड तो होता नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्योंकि Na+ होता है और Cl- होता है। न्यूक्लियर फोर्सेस का न्यूक्लियर फोर्सेस वो होते हैं जो न्यूक्लियस की वजह से लगते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड रिवॉल्व होना, हाँ बॉन्ड लेंथ अलग चीज है, उससे मतलब नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोवेलेंट बॉन्ड में कोवेलेंट फोर्स लगता है। आयनिक बॉन्ड जितने होते हैं, चाहे आयनिक बॉन्ड हो या किसी टाइप के आयंस हों, वो चाहे फिजिक्स में ले लो चाहे केमिस्ट्री में, उनमें जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स ड्यू टू, कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। क्यों? No free ions. हाँ, क्यों? क्योंकि उनके अंदर नो फ्री आयंस होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते हैं। ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना फ्री आयंस। लेकिन अगर आप इसमें एक चूज करना हो तो क्या करेंगे? Sir, no free ions are. अच्छा, ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं, तो मतलब आप नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नो फ्री आयंस, तो आप चाहें तो ये यही ऑप्शन सही होगा। उस देखो कोई भी चीज जैसे जब सॉलिड के केस में होता है, जैसे हमने आयनिक कंपाउंड कहा था, तो वहां पर अगर एक चूज करना हो तो क्या चूज करेंगे? नो फ्री आयंस, क्योंकि उसके अंदर आयंस पाए जाते हैं। समझ पा रहे हैं?
यस सर, Yes. कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आयंस नहीं होते ना, यस बोलिए। तो यहां आयंस की बात रहनी नहीं है। कंडक्टिविटी दो वजहों से होती है, या तो फ्री आयंस की वजह से या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अगर कोई कंडक्टर नहीं है तो कंफर्म है कि उसके अंदर ना तो फ्री आयंस होंगे ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। कोवैलेंट बॉन्ड की बात की तो इसमें आयंस की जरूरत नहीं ना। नहीं नहीं, दोनों रीजन को आप डिनाई कर सकते हो, मतलब ना तो फ्री आयंस है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अगर कोई गला पकड़ ले कि कोवेलेंट कंपाउंड है, बताइए इसमें अगर एक पर चूज करना हो तो आप क्या करेंगे, तो आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह दीजिए, ज्यादा सही होगा। क्यों? कोवेलेंट कंपाउंड में जनरली वैसे आयंस पाए नहीं जाते। समझ पा रहे हैं? लेकिन ऐसी नौबत आनी नहीं है। जब दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, जब ऐसा ऑप्शन दे रखा है जो दोनों पॉसिबिलिटी को मना कर रहा है, तो हम उसे ना चूज करें। समझ पा रहे हैं? यस। अगर कोई पूछे कि आयनिक कंपाउंड में बताइए, कोई एक बताइए, तो सीधी सी बात, हाँ, आयनिक कंपाउंड में सीधी सी बात है कि उसमें कंडक्टिविटी का मेन रीजन क्या होगा? आयंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, आयनिक कंपाउंड है, तो उसमें फ्री आयंस की बात देखी जाएगी, इसलिए कह रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन दे रखा है जिसमें दोनों चीजें हैं, तो वो ज्यादा करेक्ट होगा। दोनों पोजीशन, दोनों चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएंगी। हम ऐसा ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, इट्स आयन रीचेस नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज। कौन सी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये अटेन कर लेती है? आर्गन, आर्गन, बोलो बेटा। आर्गन, आर्गन, ठीक। क्लोरीन का कौन कितना होता है? क्लोरीन होता है 17 और आर्गन होता है 18। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आर्गन में। ओके, ये भी एक बार क्वेश्चन आया है। इसको ब्रोमीन में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा? क्रिप्टन का, ठीक है, क्रिप्टन का। तो वो आपको ध्यान होना चाहिए। अच्छा, ऐसे मेटल के लिए मैंने एक क्वेश्चन डाला जिसमें आपको ये बताना रहेगा। अभी देखिए, इलेक्ट्रॉन्स आर टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन और केमिकल बॉन्ड। कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं? बोलो बेटा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता उसे क्या कहते हैं? नोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नोन ठीक, पेयर। चलिए, कितने होशियार बच्चे, समझदार बिल्कुल, मेरे कहने से पहले आंसर बता देते हैं। बताइए, बॉन्ड फॉर्मेशन इज, अच्छा ऑलवेज एक्सक्लूड। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंपाउंड कंटेनिंग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर। कौन सा ऐसा है जिसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है? H2। अच्छा, पोलर कोवेलेंट की बात की गई ना, इन तीन में नॉन पोलर कोवेलेंट होगा। ये तीन क्या होंगे? नॉन पोलर कोवेलेंट, नॉन पोलर कोवेलेंट। एक ही ऐसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड को याद करना पड़ेगा क्या? नहीं, अभी नहीं, आगे थोड़ा सा आइडिया आपको लगने लगेगा। सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड हमेशा क्या होता है? नॉन पोलर कोवेलेंट। ये भी सिमिलर एटम के बीच है, वो भी सिमिलर एटम के बीच है, ये भी सिमिलर एटम के बीच है। सिमिलर एटम क्लोराइड पोलर होता है या नॉन पोलर? क्या बेटा? कार्बन टेट्राक्लोराइड पोलर होता है या नॉन पोलर? कार्बन टेट्राक्लोराइड सब पोलर होगा। नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड ना, यस सर। CCl4 बेटा, इसका बॉन्ड पोलर होता है। ओवरऑल मॉलिक्यूल जो होता है इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है, ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाता है। चारों बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो कुछ ऐसे आती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है डाइपोल मोमेंट। तो मैंने डाइपोल मोमेंट भी एक दिन लेक्चर में पढ़ाया है, वो भी आप एक बार लेक्चर देखिए, जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं आप उनको देखिएगा। इसमें जो ओवरऑल आता है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इनका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। समझ पा रहे हैं? लेकिन बॉन्ड पोलर है, बॉन्ड पोलर है, लेकिन पोलैरिटी एक दूसरे की कैंसिल कर देते हैं ज्योमेट्री की वजह से। आप लेक्चर देखिएगा तो उसमें ये मिलेगा। पिछला ही लेक्चर देख लीजिए, इससे पहले वाला, ठीक। चलिए बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल नॉट है मल्टीपल बॉन्ड? किसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है? बताइए। HCN में नहीं प्रेजेंट है ना? But syndine is there.
विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल नॉट हैव मल्टीपल बॉन्ड। अच्छा ये ऐसे है, अपनी बात पे टिके रहिएगा। N ऐसे है N2 और HCN ऐसे होता है और F2 ऐसे होता है। अब बताओ किस में मल्टीपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है? F2 तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, समझ रहे हैं। HCl जो हाइड्रोजन साइनाइड होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। CO2 में दोनों तरफ डबल बॉन्ड होता है। हम लोग रेडिकल्स की भी वैलेंसी चेक करते हैं, क्या? रेडिकल्स के बीच एक बॉन्ड है। क्या चीज? जब हम लोग ऐसे चेक कर रहे हैं कि इसमें मल्टीपल बॉन्ड है तो हम लोग रेडिकल का भी चेक करेंगे। नहीं, रेडिकल जब होगा तो उसका केस दूसरा हो जाएगा। रेडिकल में या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो उसकी साइनाइड है ना, रेडिकल -1। बेटा ये जो साइनाइड का सिस्टम है ना, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। टूटने के बाद ये H+ और Cn- बनाता है, Cn- ऐसे बनाता है। तो ये रेडिकल नहीं है, रेडिकल टूटने के बाद बनेगा, कोवेलेंट कंपाउंड है बेटा, ओके ठीक। चलिए फिर आगे देखते हैं। कोई चीज जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, हम आपसे करें HCl है, तो आप ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि सर ये रेडिकल है। नहीं, कोवेलेंट कंपाउंड है, पोलर कोवेलेंट है। अगर ये ब्रेक होगा तो ये जाएगा H+ में और प्लस Cl- में, समझ रहे, तब रेडिकल बनेंगे। ब्रेक होने के बाद ओके, Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल? Argon. आर्गन इनर्ट गैस है, नहीं बनाएगी। अच्छा जीनान होता तो बना लेता है ना, हाइड्रोजन बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा, आर्गन नहीं बनाएगा क्योंकि ये इनर्ट गैस है, इसका ऑक्टेट पूरा होता है। चलिए, आइडेंटिफाई द एलिमेंट कॉमा बाई लॉस इट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट नियॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? Magnesium. मैग्नीशियम। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लिखा है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिखा होता तो मैग्नीशियम सही होता, Yes, sir. Sodium. ठीक। मैग्नीशियम कितना होता है? 12। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो ये Mg2+ में कन्वर्ट होगा, तब ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, है ना। लेकिन अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम 11 होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके कन्वर्ट हो जाता है किसमें? Na+ मतलब 10, तो 10 नियॉन का होता है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है ना। बोलो, क्वेश्चंस जितने आज पढ़ाए उतने सारे समझ आए? कोई क्वेश्चन है किसी के मन में जितने क्वेश्चन पढ़ाए? सर चलिए ठीक। अगर पिछला कोई मतलब कोई डाउट है मन में, तो जो मेरे रिकॉर्ड मैं जितनी चीजें लाता हूं क्वेश्चन में, वो सारी चीजें मैंने आपकी बुक से हटके थ्योरी वाला पार्ट भी पढ़ाया है NTSC लेक्चर में। आप उन लेक्चर्स को एक बार जरूर देखें, वो रिकॉर्डेड हैं। उसमें अगर आपसे थोड़ा सा बुक से इधर उधर का है तो वो मैंने अलग से आपको पढ़ाया है, आप उसको एक बार देखिएगा। हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ाया है, डाइपोल मूवमेंट भी पढ़ाया है, SPDF। Can we view those lectures? क्या चीज? Sir, can we view that lectures of yours? NTSC one. जो चैनल है ग्रेविटी का, आप उससे सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें ओवरऑल जितने लेक्चर होंगे वो आपके लाइन से मिल जाएंगे, सारे लेक्चर मिल जाएंगे, सब टीचर्स के मिल जाएंगे। हाँ बेटा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो होता है, हाँ, हम लोग को सिमेट्री से क्या अंतर पड़ता है? सिमेट्री से क्या अंतर पड़ता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए जरूरी शर्तों में शामिल है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर सिमेट्रिकल होगा, मॉलिक्यूल के कुछ पार्ट की वजह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है। कई मॉलिक्यूल, जैसे हम आपसे बात करें COOH, COH इधर है, H इधर है, COH इधर है, H इधर है। तो अच्छा ये COOH है, ये मॉलिक्यूल मिडिल से देखिए आपका सिमेट्रिकल है ना। यस सर। अगर इतना मॉलिक्यूल लाइट को लेफ्ट वर्ड घुमाएगा तो इतना मॉलिक्यूल लाइट को राइट वर्ड घुमा देगा, या मान लो ये राइट वो लेफ्ट घुमा देगा, है ना। तो ओवरऑल रोटेशन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना।
सिमेट्री जो होती है वो एक तरीके से कह सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए जरूरी शर्तों में है कि सिमेट्री ना हो। और 3 टाइप की सिमेट्री होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, तीनों नहीं होनी चाहिए। ओके अभी आप जब 12th में पहुंचेंगे या 11th में जब आएंगे, 11th में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बुक में बहुत ज़्यादा नहीं है, 12th में है डिटेल में। जब आप उस कंडीशन में आएंगे तो आपको पूरी एक एक करके चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। कायरल कार्बन क्या होता है, सिमेट्री क्या होती है, चेक कैसे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है बेटा, यस सर। चलिए, थैंक यू।